इमेजिन करें कि किसी शख्स के सर पर गहरी चोट लगती है और उसके दिमाग का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और उसका दिमाग खतरनाक हद तक सोजिश का शिकार होना शुरू हो जाता है। इस डेंजरस सूरत हाल में बतौर न्यूरोसर्जन हम एमरजेंसी में एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं जिसको डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी कहा जाता है। तो अगर आप इस सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अल्लाह पाक ने हमारे दिमाग को महफूज रखने के लिए खोपड़ी के अंदर कैद किया हुआ है। अगर किसी भी वजह से दिमाग का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए या दिमाग सोजिश का शिकार हो जाए तो उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिल पाती और बाज़ औक़ात ये सोजिश इस ख़तरनाक हद तक भी बढ़ सकती है कि इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे दिमाग खोपड़ी के अंदर इनक्लोज्ड है और जैसे जैसे दिमाग का प्रेशर बढ़ता है दिमाग के डाउनवर्ड हर्निएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि दिमाग अपनी जगह से खिसक कर नीचे हराम मगज़ वाली जगह पर आ सकता है और इस तरह से इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। हेड ट्रॉमा के अलावा फालिज या दिमाग के स्वेयर इन्फेक्शन की सूरत में भी बाज़ दफ़ा दिमाग का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर दिमाग में ब्लड आ जाए, जो कि किसी हादसे के बाद भी आ सकता है, या फिर दिमाग की शरीयान फटने की सूरत में भी दिमाग में ब्लड आ सकता है, दिमाग के अंदर मौजूद प्रेशर जिसको हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर या आईसीपी कहते हैं वो बढ़ना शुरू हो सकता है। ऐसे दिमाग के बढ़ते हुए प्रेशर में बतौर न्यूरोसर्जन हम जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसको डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी कहा जाता है। ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें हम खोपड़ी की हड्डी के एक हिस्से को निकाल देते हैं ताकि दिमाग के अंदर बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से दिमाग को फैलने की जगह मिल सके और इंसान की जान बचाई जा सके। लेकिन इस सर्जरी में टाइम इज़ मनी। अगर आप बर वक्त अपने मरीज़ को किसी ऐसे अस्पताल लेकर नहीं जाते जहां पर न्यूरो सर्जरी का सेंटर अवेलेबल है तो सर्जरी करने के बाद भी आपके मरीज़ के ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम और गोल्डन पीरियड के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोस में बात कर चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप वो वीडियोस भी लाजमी देखिएगा। ये सर्जरी अमूमन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में की जाती है, यानी कि ऐसी सिचुएशंस जिनमें अगर सर्जरी ना की जाए तो ज़्यादा अंदेशा यही होता है कि मरीज़ अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, दिमाग पर लगने वाली शदीद चोट जिसको हम मेडिकल की इस्तिलाह में स्वेयर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं, स्ट्रोक या फालिज के कुछ गिने चुने केसेस में, दिमाग में मौजूद इन्फेक्शन के केसेस में भी ये सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है, या फिर किसी भी वजह से दिमाग में ब्लीडिंग हो जाए जिसकी वजह से दिमाग का प्रेशर बढ़ रहा हो, उस सूरत में भी ये सर्जरी की जा सकती है। एक और इंडिकेशन जो इस सर्जरी की है, जिन मरीजों का दिमाग का प्रेशर अद्वियात के जरिए कंट्रोल ना किया जा रहा हो उन मरीजों में भी डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी करनी पड़ सकती है। इस सर्जरी का गोल बहुत ही सिंपल है कि दिमाग को परमानेंट डैमेज से बचाया जा सके और मरीज को एक चांस दिया जा सके कि वो रिकवर कर सके। मरीज को मुकम्मल बेहोशी दी जाती है जिसको हम मेडिकल की इस्तिलाह में जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। बेहोशी के बाद मरीज़ की साइड का तयन किया जाता है कि कौन सी तरफ मरीज़ के दिमाग में प्रेशर बढ़ रहा है, उस तरफ की हड्डी को निकाल दिया जाता है। जो हड्डी निकाली जाती है उसको बाज़ मरतबा मरीज़ के अपने ही पेट में स्टोर कर लिया जाता है ताकि बाद में दोबारा से उसको सर पे रखा जा सके। बाज़ मरतबा हड्डी चूरा चूरा हुई होती है, जैसे कि एक्सीडेंट के केस में, तो उस सूरत में हम हड्डी को महफूज नहीं कर पाते। बाज़ मरतबा ये हड्डी बोन बैंक्स के अंदर भी स्टोर की जाती है जहाँ पर एक ख़ास दर्जा हरारत पर इस हड्डी को स्टोर किया जाता है। जब मरीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है इस हड्डी को वापस भी लगाया जा सकता है और इस हड्डी के वापस लगाने के अमल को हम क्रेनियोप्लास्टी कहते हैं। अगर आप मरीज़ को बर वक्त हस्पताल पहुंचा दें और गोल्डन पीरियड के अंदर मरीज़ की ये सर्जरी परफॉर्म कर दी जाए तो मरीज़ की रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। सर्जरी के बाद की रिकवरी अमूमी तौर पर बहुत स्लो होती है और ऐसा अमूमी तौर पर कम ही देखा जाता है कि जिन मरीज़ों की डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी की जाए वो ऑपरेशन के फ़ौरन बाद मुकम्मल तौर पर अपने होश में आ जाएं। उनको स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और बाज़ मरतबा नर्सिंग केयर की शदीद ज़रूरत पड़ती है और रिकवरी का दारोमदार इस बात पर होता है कि सोजिश की वजह क्या वजह थी जिस वजह से डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी की गई थी। ऑपरेशन के बाद मरीज़ों को अमूमी तौर पर आईसीयू और क्लोज मॉनिटरिंग में रखा जाता है। अगर आप गोल्डन पीरियड के अंदर मरीज़ को अस्पताल मुंतकिल कर दें और गोल्डन पीरियड में ही मरीज़ की सर्जरी भी हो जाए तो ऐसे मरीज़ की रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। आउटकम्स जैसे भी हों, ये एक लाइफ सेविंग एमरजेंसी न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर है और इस सर्जरी की वजह से बहुत से लोगों की जान बचाई गई है। इस सर्जरी से मुतल्लिक बहुत सारे लोगों के यहाँ कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, हम उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली मिथ जो कि अवामुन्नास में पाई जाती है वो ये है कि हड्डी के जिस टुकड़े को निकाला जाता है उसको दोबारा वापस नहीं रखा जाता।
तो ये बात मैं आपको वीडियो में इससे पहले भी बता चुका हूँ कि उस हड्डी को वापस रिप्लेस कर दिया जाता है एक दूसरे ऑपरेशन में जिसको हम क्रेनियोप्लास्टी कहते हैं। लेकिन क्रेनियोप्लास्टी का ऑपरेशन तभी किया जाता है जब मरीज मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। एक और मिथ जो पाई जाती है वो ये है कि इंसान उस हड्डी को वापस लगाए बगैर भी लंबे अरसे तक एक आम जिंदगी गुजार सकता है। तो जनाब ऐसा नहीं है। देखें, अल्लाह ताला ने आपके दिमाग की प्रोटेक्शन के लिए हमारी खोपड़ी को बनाया है। जब हम हड्डी निकाल देते हैं तो आपकी जिल्द के डायरेक्ट नीचे आपका दिमाग होता है। खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत में अगर आपको दोबारा सर पे कोई चोट लगे या मामूली सी चोट भी आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है। तो अमूमन जो मरीज़ डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी के बाद ठीक हो जाते हैं उन मरीज़ों में क्रेनियोप्लास्टी कर दी जाती है ताकि वो आने वाली ज़िंदगी को एक आम इंसान के तौर पर गुजार सकें। एक और मिथ जो इस सर्जरी से रिलेटेड पाई जाती है वो ये है कि मरीज इस सर्जरी के बाद कभी उठ नहीं पाते। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सर्जरी के बाद रिकवरी का दारोमदार इस बात पर है कि क्या सर्जरी गोल्डन पीरियड में परफॉर्म की गई थी। हमारे यहाँ जब किसी मरीज को कोई मसला होता है, मिसाल के तौर पर अगर किसी मरीज को फालिज का मसला हो, पहले हम उसको किसी गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसके बाद हम उसको दम करवाते रहते हैं। 2 या 3 दिन के गैप के बाद मरीज किसी ऐसे अस्पताल पहुंचता है जहां पर उसका पहली मर्तबा सीटी स्कैन करवाया जाता है। अब आप खुद बताएं, एक ऐसा मरीज जिसको बर वक्त सीटी स्कैन की ज़रूरत थी या जिसका बर वक्त सीटी स्कैन करवाने के बाद इस बात का डिसीजन होना था कि इसकी सर्जरी करनी है या नहीं करनी, 3 दिन के बाद तो आप सीटी स्कैन करवा रहे हैं। तो कैसे आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि अगर इस मरीज़ की सर्जरी कर भी दी जाए तो ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। इस सर्जरी के बाद रिकवरी का दारोमदार इसी बात पर है कि सर्जरी टाइम पर की गई है या नहीं। जिन मरीज़ों में ये सर्जरी टाइम पर की जाती है वो ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं बल्कि उनके अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या जो दिमाग पर चोट लगने के बाद की मुश्किलात होती हैं वो भी बहुत कम देखी जाती हैं। अगर आप YouTube पर सर्च करें तो आपको बहुत सारे ऐसे मरीज़ों की कहानियाँ मिल जाएंगी जो इस सर्जरी के बाद मुकम्मल तौर पर ठीक हुए और बाद में उनकी क्रेनियोप्लास्टी भी कर दी गई, यानी कि उनकी जो हड्डी निकाली गई थी उसको वापस रिप्लेस कर दिया गया और वो अब एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये एक क्रूशियल सर्जरी है जो कि आपके मरीज़ की जान भी बचा सकती है, लेकिन इसके लिए अवामुन नास को शऊर देना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कब आपके मरीज़ को गली मोहल्ले के डॉक्टर्स की ज़रूरत है और कब एक स्पेशलिस्ट सेंटर की ज़रूरत है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। फिर भी अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाब भी दे दूँ। शुक्रिया।